हेलो एंड वेलकम टू होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे DSSSB का एमटीएस का जो पेपर हुआ था फरवरी में, उसका अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है वो हम कर रहे थे। 10 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे। अब नेक्स्ट के जो 10 क्वेश्चन है यानी उस पार्ट के 20 क्वेश्चंस में से अगले जो 10 क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, यानी कि 11th नंबर क्वेश्चन था आपका इस सेक्शन का। तो देखिएगा प्रश्न क्या दिया गया है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25% and its breadth is decreased by 20%. What is the net percentage change in its area? मतलब आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई 20% घटाई जाती है। एक लंबाई जो है 25% बढ़ा दी और चौड़ाई 20% बढ़ा दी, तो उसके जो क्षेत्रफल है उसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ये होता है आयत का क्षेत्रफल। अब वो कह रहे हैं एक को 25% बढ़ा दो और दूसरे को 20% कम कर दो। तो आयत ऐसे बनाते हैं हम, इसको थोड़ा सा और लंबा कर दो, मतलब बेसिकली इसको थोड़ा सा इस तरह से और बना दो, इसको चेंज करके ये कर दो, लंबाई बढ़ा दो, चौड़ाई थोड़ी सी कम कर दो। तो जो नया क्षेत्रफल होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहले जो आयत की लंबाई थी वो 10 थी और बी जो थी यानी कि चौड़ाई जो थी, ब्रेथ जो थी, वो भी 10 थी। अब आप कहोगे साहब कि दोनों 10-10 क्यों मान लिए, तो आयत है, जो आयत की कंडीशन है वो वर्ग भी पूरा करता है। हमने अपने कन्वीनियंट के लिए, जिससे हमें कन्वीनियंट रहे, उसके लिए हमने 10-10 मान लिए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कह रहा है बेटा, अब इसका क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 100 हो जाएगा। यूनिट स्क्वायर जो भी आएगा, वर्ग मीटर होता है जैसे, इस तरह से, या फिर जिस भी यूनिट में दिया होगा, हमने अभी यूनिट नहीं मानी, जो मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब ये कह रहे हैं कि इसमें 25% की वृद्धि कर दी जाए। ये कितना हो जाए बेटा, 10 में 25% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का 25%, ऐसे निकाल लो आप, 10 गुणा 25/100, 25 चौका 4 दूनी 8, 2.5 आ जाएगा। या तो ऐसे निकाल लो, 25% होता कितना है, 1/4 होता है, यानी इस वैल्यू का 10 का 1/4 होगा, वो 25% होगा। तो निकालने के तरीके बहुत सारे हैं। सीधी सीधी बात है कि 25% बढ़ाना है यानी 1/4 और बढ़ जाना है। तो बढ़ के वैल्यू 25%, इंक्रीज के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 12.5। यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.5 आ जाएगी। चौड़ाई कितनी हुई है, 20% कम हो गई। 20% कितना होता है बेटा, 1/5। 1/5 करेंगे 10 का, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2। 10 से घट करके माइनस के 20% हो गया इसमें, तो 20% कम हुई, कितनी होगी वैल्यू बेटा, 8। अब वो कह रहा है जो नया क्षेत्रफल आएगा उसमें और पहले वाले में क्या अंतर है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यहां पर कितना हो जाएगा बेटा वैल्यू, 12.5 की 8 से गुणा करेंगे तो यहां पर भी हो जाएगा 100। पहले भी 100 था क्षेत्रफल, अब भी 100 है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा नो चेंज। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये एक इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करना है। पहले पार्ट में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, वो सिंपल बोर्ड मास था, कंपेरेटिवली आसान था। ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट है क्योंकि यहां पर ऑफ भी दिया गया है, भाग भी दिया है, मल्टीप्लाई भी दिया है, सारी चीजें आपको लगानी है। किससे सॉल्व होगा बेटा, ये बोर्ड मास से, BODMAS, ये लगाओगे, AS मतलब AS नीचे है भैया, एस यहां पर सॉल्व हो जाएगा। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इस सीक्वेंस को हमको फॉलो करना होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे बेटा, ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, सबसे छोटी ब्रैकेट। तो हम साथ साथ हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, तो ध्यान से देखना और समझते हुए चलना। ठीक है, ये लिखा हुआ था बेटा 5 - 4 गुणा, यहां पे है बड़ी ब्रैकेट, 6 भाग, जहां पर सॉल्व नहीं कर सकते इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, यहां पर मझली ब्रैकेट आ गई, 3 माइनस, यहां पर लिखा है 5 - 8। अब 5 में से -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -3। अब यहां पर मझली ब्रैकेट बंद, प्लस 2 ऑफ का मतलब गुना ही होता है, फिर से मझली ब्रैकेट,
4 माइनस 5/2, तो 2 चौक 8, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना जाएगा बेटा 3/2। मझली ब्रैकेट बंद कर दो और फिर बाद में लगा दो बड़ी ब्रैकेट। फिर से सोल्व करेंगे, ये वाली ब्रैकेट खोल देंगे और इसके बाद में मछली ब्रैकेट अब हम खोलेंगे। 5 माइनस 4 गुणा, यहां पर 6 भाग, अब देखो इसके अंदर 3 माइनस और माइनस, माइनस और माइनस जाकर के क्या हो जाते हैं प्लस, तो 3 और प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा, ये भाग है, यहां पर मछली ब्रैकेट थी, 3 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक, प्लस 2 गुणा 3/2, 2 से ये 2 कटेगा और यहां पर आपने ब्रैकेट कर दी क्लोज। फिर से सोल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5 माइनस 4 गुणा ब्रैकेट के अंदर 6/6, क्योंकि 6 भाग 6 है, प्लस ऊपर कितना बचेगा बेटा 3। सोल्व करेंगे, फिर से क्या आ जाएगा यहां पर 5 माइनस 4 गुणा 6 से 6 करेंगे तो 1, 4 गुना कितना हो जाएगा बेटा 4, 16, 3 और 1 4 जोड़ करके, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 माइनस 16 और आपका आंसर कितना हो जाएगा -11। सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, ध्यान देना। जो इक्वेशन दी गई थी उसमें बोर्ड मास लगाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में ऑफ सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे छोटी ब्रैकेट सबसे पहले, जो सबसे पहले खुलेगी, 5 माइनस 4 भाग 6 भाग ब्रैकेट के अंदर 3, 5 में से 8 घटाएंगे माइनस के 3 आ जाएगा, प्लस 2 आ गया ऐसे ही, और इसको सॉल्व करेंगे अंदर तो कितना आ जाएगा 2 चौक 8, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 3/2। नेक्स्ट क्या करेंगे 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 6 भाग यहां से 3 और माइनस का 3, माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो 3 प्लस 3 होकर के कितना हो गया 6। इसको सोल्व करेंगे 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3। 5 माइनस 4 6/6, 6 इसको 6 से भाग देना पड़ेगा, प्लस 3, 6 को 6 से भाग दिया 1 और प्लस 3, 4 हो जाएंगे, 4 चौक 16, 5 में से 16 घटाएंगे माइनस के, तो माइनस के 11 आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, एक कार की कीमत 5 लाख है, कार का मूल्य पहले वर्ष के अंत में 10% घट जाता है और उसके बाद हर वर्ष 20% घट जाता है। 3 वर्ष बाद कार की कीमत बताओ। डेप्रिसिएशन मतलब आप कोई भी कार खरीद के लेके आते हो, अगले बार अगले साल बेचोगे, कीमत में कमी आएगी ना। वो कह रहा है कि 3 साल बाद कितनी कीमत में कमी आ जाएगी। अगर पहले वर्ष केवल 10% की कमी आए और फिर अगले 2 वर्षों में आने वाले जितने वर्ष हैं उन सब में 20% की कमी आए। अभी कीमत कितनी है बेटा 5 लाख, ठीक है। अब पहले साल कीमत कितनी हो गई 10% घटी है। लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, 10% घटने का मतलब क्या होता है, कोई चीज अपनी एक्चुअल वैल्यू से 100% वैल्यू से 90% पर आ गई, यानी कि 5 लाख का रह गई 90%, ऐसे लिखेंगे। 1 साल बाद इसकी कीमत इतनी आ गई, तो 1 साल बाद कार की कीमत ये है। अगर पूछा होता हमसे 1 साल बाद कार की कीमत कितनी रह जाएगी तो इतनी, लेकिन हमसे पूछा है 3 साल बाद, तो पहले 1 साल से दूसरे साल पे जाएंगे। कैसे जाएंगे, 1 साल बाद कार की कीमत ये है, तो अगले साल यानी कि दूसरे साल में कीमत कितनी रह जाएगी। वो कह रहा है कि उसके बाद कीमत 20% घटती है। अगर किसी चीज की कीमत 20% घट रही है तो वो कितनी रह जाएगी बेटा 80%, 100 से घट करके 80 रह जाएगी। यहां से इस कीमत से घट करके कितनी रह जाएगी, ये तो पहले साल वैल्यू थी, अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे 80% से, क्योंकि अगले साल वैल्यू कितनी रह गई केवल 80%। 2 साल बाद वैल्यू आ गई आपकी ये, ठीक है। अब अगले साल वैल्यू कितनी हो जाएगी तीसरे साल के लिए, तीसरे साल में फिर से 20% घट जाएगी, क्योंकि उसके बाद में तो फिर 20% घट रही है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा मल्टीप्लाई बाई 80/100। सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सोल्व करो बेटा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 0 से ये वाला 0 चला गया, ये 0 से ये वाला 0 चला गया। वैल्यू कितनी बची 1 2 3 4, 50,000 गुणा 9 गुणा 4/5 गुणा 4/5। सॉल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे ये आ जाएगा 10,000, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2,000, तो 2,000 गुणा 9 गुणा
16 नम्मा 144 गुना 2000 और वैल्यू कितनी आ जाएगी 288000। सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सेकंड। इंपोर्टेंट था ये पता करना, ये तो आसान प्रोसेस है, ये तो कैलकुलेशन है, ये समझना। 5 लाख वैल्यू है, पहले वर्ष बाद हो जाएगी 90%, फिर अगले वर्षों में रह जाएगी 80%, फिर उसका भी 80%। ठीक है, समझ पाए? वैल्यू हो जाएगी 2,88,000। अगला प्रश्न, एक किराना विक्रेता को 75 रुपए और 65 रुपए प्रति किलो कीमत वाले 2 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण 68 रुपए प्रति किलो मूल्य का हो जाए? एक 75 रुपए किलो वाला चावल है और एक है 65 किलो रुपए किलो वाला, दोनों को मिला दो और रेट क्या बन जाए? 68 रुपए प्रति किलो। और आपका क्वेश्चन यही है कि किस अनुपात में सर इसको मिलाएं कि रेट 68 बन जाए। एक है 75 रुपए किलो वाला चावल, एक कितने का है बेटा? 65 रुपए किलो वाला चावल। इन दोनों को मिला दिया और बन कितना गया? 68। अब ये बताना है अनुपात। सिंपल सा क्वेश्चन है, मिश्रण वाले जो भी आप जहां पढ़ा होगा कभी भी, तो ये बड़ी आसानी से आप कर लोगे। 65 और 68 का डिफरेंस इन दोनों का इधर लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 3 अनुपात, यहां पे लगा दो अनुपात का निशान। 75 और 68 का डिफरेंस कितना होता है? 7, और यही आपका हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन ए। ठीक है, बात समझ पाए? 75 रुपए किलोग्राम वाले चावल और 65 रुपए किलोग्राम वाले चावल को आपस में मिला दिया। ठीक है, तो किस अनुपात में मिलाया कि 68 रुपए बने? तो हम क्रॉस लगा के लिखते हैं, इन दोनों का अंतर इधर लिख दो, इन दोनों का अंतर इधर, वही एक्चुअल में अनुपात था। यानी कि 75 के 3 हिस्से और 65 के 7 गुना जो हिस्से हैं मिला करके जब बेचोगे तो उसका जो मिश्रण है उसकी कीमत 68 रुपए प्रति किलो हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। 6 पुरुषों की औसत आयु 42 वर्ष है, 6 महिलाओं की औसत आयु 40 वर्ष है, 6 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, परिवार की औसत आयु क्या होगी? औसत आयु क्या होती है या फिर औसत क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कि जितने पूरे परिवार के कुल मिलाकर के वर्ष हैं, जितने भी वर्ष उनकी आयु है सबको जोड़ दो एक साथ, और जितने परिवार में लोग हैं सबको जोड़ दो, उनसे भाग कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? औसत। 6 पुरुषों की औसत आयु कितनी है? 42। तो अगर मेरे को 6 पुरुषों की कुल आयु में निकालनी हो तो इतनी निकलेगी। अगर 6 पुरुषों की औसत आयु 42 है तो यानी 6 के 6 की हमें सारे मतलब टोटल वैल्यू निकालनी है कि टोटल आयु है कितनी। टोटल एज है 6 गुना 42, ये 6 पुरुषों की आ गई, प्लस 6 महिलाओं की कितनी है? 40, तो 6 गुना 40, प्लस 6 बच्चों की कितनी है? 14, 6 गुना 14 बटे औसत निकालना है तो सबका योग करेंगे, कितने लोग शामिल हैं इसमें, है ना? तो 6 पुरुष, 6 महिलाएं और 6 बच्चे, यानी 6 प्लस 6 प्लस 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करना है, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, 252 प्लस 240, 6 चौक 24 होता है, 14 छंग 84 बटे 18। सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 3600 रुपए की राशि 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से कितने समय में 1080 का साधारण ब्याज देगी? अब साधारण ब्याज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज एक ही धनराशि पर हर वर्ष के लिए समान रहता है जब तक कि साधारण ब्याज की दर समान है। यानी कि अगर 100 रुपए पर आपको 20 रुपए का ब्याज मिला है एक साल में, तो वो चाहे दूसरा साल हो, चाहे तीसरा साल हो, चाहे चौथा साल हो, सब में 20 रुपए का ही ब्याज मिलेगा अगर ब्याज की दर समान है साधारण ब्याज में। ठीक है, वो कह रहा है कि 3600 रुपए थे, उस पर 6% का आप लाभ कमा रहे थे एक साल में, तो 3600 रुपए का 6% आप निकाल लोगे, कितना हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 चंग 36, 36 18 और 1 18 और 3 21, तो 216 रुपए का ब्याज बेटा मिल रहा है एक साल में। ये बात समझ में आई ना? 3600 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर है। 3600 रुपए का
6%, यानी 216 रुपए 3600 रुपए में एक साल में उसको मिल रहे हैं। लाभ कितने का कमाना है उसको, कितने का ब्याज चाहिए, 1080 रुपए का ब्याज चाहिए, 1080 का। तो कितने साल लगेंगे बेटा, एक साल में मिल रहा है 216 का ब्याज, तो कितने साल लगेंगे, 216 से भाग कर दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। बात समझ में आया ना, ऑप्शन 4 है, ये आंसर वो नहीं है। समझ में आया ना। फिर से देखो एक बार, साधारण ब्याज होता है जो कि हर साल समान रहता है, तो हमने एक साल का निकाल लिया, 3600 6/100, ठीक है। एक साल का आया 216, आपको कमाना कितना है, 1080 रुपए। 216 अगर एक साल में मिल रहे हैं तो 1080 कितने में मिलेंगे, 5 साल में, ठीक है। एक फॉर्मूला भी होता है सिंपल इंटरेस्ट का, आपको सबको पता ही है, P/T/100, यानी P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम अपॉन 100, इससे भी आप निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, अगर हमें कैलकुलेशन आती है, हमें परसेंटेज आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, 3-4 एक्सरसाइज अगर आपको ढंग से आती हैं तो इन सबकी जरूरत नहीं पड़ती। आपका कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप आराम से कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते। एक छात्र के अंक गलती से 58 के बजाय 31 दर्ज कर दिए गए, इसके कारण अंक 9/7 से घट गए, कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या बतानी है। एक्चुअल में उसके 58 अंक आ रहे थे और अब लिख कितने दिए गए, 31, यानी अंकों का डिफरेंस कितना हुआ, 27 अंकों का झोल हो गया, है ना। 27 अंक कम नोट करे गए। पूरे क्लास के बच्चों के अंक जब हम नोट कर रहे थे तो एक बच्चे के नंबर थे 58, गलती से चढ़ाते हुए भाई जैसे रिजल्ट में चढ़ाते हैं तो 31 लिख दिया उसकी जगह, यानी कि 27 नंबर का झोल हो गया। उसकी वजह से जो औसत था, इसके कारण 9/7 अंक से उसका जो औसत था वो घट गया। तो आपको बताना है कि छात्रों की संख्या कितनी थी उस स्कूल में या फिर उस जगह पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कैसे निकालेंगे, जितने भी गलत अंक हैं वो किसके बराबर होते हैं, जितना डिफरेंस आया 9/7 का डिफरेंस आया, ठीक है, 9/7 का, किससे, n नंबर ऑफ बच्चों से, जितने भी उस क्लास में बच्चे थे उनसे, n की वैल्यू इससे आप निकाल लेंगे। मतलब ये है जितने की गलती हुई, गलती लिख दो एक साइड में, जितना डिफरेंस आया उसकी वजह से औसत में, तो 9/7 का डिफरेंस आया, और मल्टीप्लाई बाय जितने उस बच्चे उस कक्षा में स्टूडेंट है। n की वैल्यू निकालेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा, 27 × 7/9, इधर जाकर के चेंज हो जाएगा ना, ये 7 गुणा में पहुंच जाएगा 9 भाग में, 9 से भाग करो 3, 3 सत्ते 21, यानी उस क्लास में थे बेटा 21 बच्चे, उनमें से एक बच्चे के नंबर गलत लिख दिए थे, इस वजह से औसत जो है वो 9/7 से परिवर्तित हो गया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 है, नवजोत ने 73,450 रुपए की राशि 20% वर्ष वार्षिक ब्याज पर जमा की, जो वार्षिक चक्रवृद्धि है 2 वर्ष बाद नवजोत को प्राप्त कुल राशि है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिए हैं पैसे, 20% के रेट पर दिए हैं, 2 साल के बाद में उसके पास में जो चक्रवृद्धि ब्याज सहित जो राशि है वो कितनी होगी, यानी अमाउंट जो है वो कितना होगा, कि ब्याज भी प्लस जो उसका मूलधन था वो भी मिला करके उसके पास कितना पैसा होगा। तो देखो 73,450 रुपए तो थे उसके पास में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, यानी पैसा हर बार 20% से बढ़ जाता है, क्योंकि ब्याज कैसा है, चक्रवृद्धि है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल ब्याज चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि हर साल मूलधन चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 73,450 रुपए है, पहले साल में वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 120%, क्योंकि पैसा कितना बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में क्या काम होगा, जो पैसा था 1 साल के बाद में वो और 20% बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा,
20%, तो पैसा अल्टीमेटली 2 साल बाद इतना हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। 20 से काटो, 20 छंगे 120, 20 पंजे 100, 6 यहां पर, 5 यहां पर, 5 से काटेंगे, 5 इकन 5, 2 23, 5 चौक 20, 3 34, 5 छंग 30, 4 45, 5 नम 45, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 4 46, 5 नम 45, 1 19, 5 तिया 15, 4 40, 5 अट्ठे 40। आंसर आपका कितना हो जाएगा? 2938 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 छंग 36, 6 अट्ठे 48। देखो यूनिट डिजिट से अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहां पर यूनिट डिजिट अलग अलग दी गई है, तो हम यहां पर यूनिट डिजिट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे? 6 छंग 36, यूनिट डिजिट क्या आई? 6, 6 अट्ठे 48, यूनिट डिजिट क्या आई? 8। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 8 होगा। बात समझ पाए? आंसर हो जाएगा विकल्प 3। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है, वह प्रति माह 3,954 रुपए बचाने में सक्षम है। उसका मासिक खर्च है, देखो बेटा, मासिक आय का जो खर्चा करता है वो 80% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा? 20% बचाता होगा कि नहीं? आप 100 रुपए अगर दिन के कमाते हो और उसमें से कहो कि आप मैं 80% मैं खर्च कर देता हूं, बचेगा कितना? बाकी का 20% बचेगा ना। इसकी मासिक आय के लिए भी यही है, 80% तो उसने खर्च कर दिया, उसका तो कोई हिसाब नहीं, लेकिन बचाया कितना? जो बचत है उसकी कितनी है? 3,954 रुपए की है। या फिर इसको हम कह सकते हैं उसकी बचत जो है वो 20% की है, क्योंकि 80% खर्चा है, तो बाकी जो खर्चे के अलावा बचता है वो क्या कहलाता है? बचत। तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3,954 रुपए। उसका मासिक खर्च यानी मासिक खर्च कितना है? 80%, तो 20% की वैल्यू इतनी है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 3,954 बटे 20। और आपको कितनी निकालना है? उसका खर्चा निकालना है, यानी कि 80% की वैल्यू आपको निकाल देनी है। कितनी हो जाएगी? 3,954 बटे 20 गुणा 80। 1% की वैल्यू है, 20 से काटेंगे 4 बार, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1, हासिल लगे 2, 4 नम 36 और 2 38 का 8, हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15, 15 816 आपका सही आंसर हो जाएगा। 80% खर्चा था तो 20% बचत थी, 20% बचत यहां पर दे दी आपने, और 20 बचत का तो उसने एक्चुअल में वैल्यू दे रखी है कि 3,954 है। यहां पर भी बचत है, ये भी बचत है, तो दोनों क्या हो गए? बराबर। 1% की वैल्यू निकाल ली, खर्चा उसका था 80%, तो 80% की वैल्यू हमने निकाल दी। कितनी आ जाएगी? 15,816 रुपए।